Welcome back to another lecture. And guys, we have covered hematological anatomy and physiology in our previous lecture. You can watch. And now it's time to disease and disorders of hematological. The first disorder is anemia. We start from anemia and cover all the hematological disorder. Okay. So firstly, started with anemia. तो अनीमिया में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू WHO WHO क्या कहता है एनीमिया के बारे में? एनीमिया इज डिफाइंड एज इन चिल्ड्रन बिलो 5 years and pregnant women as HB level less than 11 mg per deciliter. In non-pregnant women as HB level decrease 12 mg per deciliter and less than 13 mg per deciliter in male. तो ये सबका लिख देता हूँ मैं एक बार. प्रेग्नेंट वुमेन में लेस देन 11 mg पर डेसीलीटर. ये WHO के अकॉर्डिंग एक सर्टेन नंबर है जो दी गई है वैल्यू. एंड नॉन प्रेग्नेंट में लेस देन 12 mg पर डेसीलीटर. ओके. एंड मेल में हमारा इन मेल लेस देन 13 mg पर डेसीलीटर. ओके. अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. तो इसमें क्लासिफिकेशन माइल्ड जो होता है और एक मॉडरेट होता है और एक सीवियर एक वेरी सीवियर. ओके. 4 टाइप्स होते हैं. मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर. तो माइल्ड में कितना होता है कि 10 to 10.9 mg पर डेसीलीटर. मॉडरेट में होता है 9.9 to 7 mg पर डेसीलीटर. सीवियर में होता है 6.9 लेस देन 6.9 to 4 mg पर डेसीलीटर. एंड उसके बाद लेस देन 4 mg पर डेसीलीटर ये सीवियर में रहता है. ओके. It is a clinical condition resulting from decrease in healthy RBCs, decreased packed cell volume, hematocrit, or due to decreased hemoglobin. It is called anemia. Okay. एनीमिया में क्या होता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर आरबीसीज डिक्रीज हो जाती है तो हम एनीमिया कंसिडर कर देते हैं. ओके. आरबीसी कैरिंग ऑक्सीजन टू वेरियस सेल, सो एनीमिया रिजल्ट इन हाइपोक्सिया. ठीक है. अगर एनीमिया होगा तो कंडीशन हाइपोक्सिया में भी जा सकती है क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करती है, कैरी होती है बाय द आरबीसी. और आरबीसी ही कम हो जाएंगी तो ऑक्सीजन की कंडीशन कमी हो जाएगी एंड दैट्स व्हाई हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाएगी. मेन कॉजेज क्या क्या आते हैं इसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार. मेन कॉजेज में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी. फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड विटामिन
B12 deficiency. Okay, and thalassemia and aplastic anemia. These are the causes, main causes, okay, of anemia. एंड मैनिफेस्टेशन की बात कर ले तो हमारा डिस्निया, पाल्पिटेशन एंड डायफोरोसिस, डिस्निया एंड पाल्पिटेशन. Okay, and diaphoresis, it is the major manifestations. Okay, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट में क्या होगा, तो मैनेजमेंट लिख लो भाई. सबसे पहले तो क्या करेंगे, आयरन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे. आयरन एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट. ओके, उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एजेंट, कंट्रोल हेमरेज, हेमरेज को कंट्रोल करेंगे. उसके बाद टॉक्सिक एजेंट को कंट्रोल करेंगे. ओके, फिर हम इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी चलाएंगे. ओके, उसके बाद रिमूव बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. ओके, दीज आर द मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया. यहाँ पे एनीमिया खत्म हो जाता है. अब हम चलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे. Iron deficiency anemia, lack of iron resulting in inadequate hemoglobin storage in RBCs and thus it affects oxygen carrying capacity. Okay, तो उसमें क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से कि ये अफेक्ट करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को. RCVs आर माइक्रोसाइटिक hypochronic in this condition. Blood loss is the most common etiological factor. सबसे मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारा ब्लड लॉस होता है. ओके, मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैनिफेस्टेशंस. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं. इसमें क्या होता है कि फटीग डिस्निया, डिस्निया हो जाएगा. ठीक है, पाल्पिटेशन, डिस्फोरेसिस हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा. ठीक है, पेलर इन फेस. ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा नेल बेड एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद हम फूड रिच इन आयरन जो कि मैनेजमेंट में करेंगे. तो उसमें एलमंड, बीन्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर, एग योक, स्पेनिश सोयाबीन, होल और ऑरेंज, पीनट,
होल व्हीट, तो ये सब मैनेजमेंट में फूड सप्लीमेंट देंगे। फूड रिच इन आयरन, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, जो जो आपको लगे कि इसमें आयरन है तो वो वाले फूड्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। विटामिन सी इंक्रीज इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन, ओके, एंड आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड करने, अवॉइड एंटासिड एंड मिल्क विद आयरन टैबलेट, ओके। तो ये हमें अवॉइड करना है। नेक्स्ट वी हैव मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट occurs because of defective DNA synthesis, which result in abnormally large RBC। ये क्या करता है? abnormally लार्ज कर देता है आरबीसीज को, बिकॉज ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डिफेक्टिव हो जाता है इसमें डीएनए, जिससे ये होता है। कोजिस क्या है? विटामिन टी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये कोज है, ओके। एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ये नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन 12 डेफिशिएंसी, कोबालामाइन डेफिशिएंसी और परनीसियस एनीमिया। तो ये क्या होते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। उसके बाद कोलेबामाइन डेफिशिएंसी। उसके बाद परनीसियस एनीमिया। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इन गैस्ट्रिक जूस विच अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ओके। तो इंट्रिंसिक फैक्टर के डेफिशिएंसी होने की वजह से हमारा जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या होता है? सीलिंग टेस्ट होता है, सीलिंग टेस्ट होता है जिसकी वजह से ये पता चलता है, ठीक है। कंफर्मेटरी लेबोरेटरी टेस्ट, सीलिंग टेस्ट में क्या कहते हैं? इट मेजर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड रेडियोएक्टिव विटामिन B12 बिफोर एंड आफ्टर पेरिनेटल पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। क्लाइंट विद पर्नीशियस एनीमिया नीड लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट ऑफ विटामिन B12। अगर इसका पेशेंट है तो उसको लाइफ लॉन्ग विटामिन B12 चाहिए, हाँ, सप्लीमेंट, ओके। मैक्रोसाइटिक normochronic is seen in this, okay. Next we have other disorders, that is folic acid deficiency anemia, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो एंड इसके बारे में लिखते हैं। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ फूड आइटम्स विच कंटेन्स फोलिक एसिड, ठीक है। लैक ऑफ फूड आइटम विच कंटेन्स फोलिक एसिड, ओके।
ग्रीन लीफ हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए, है ना, ग्रेन हो गया एंड ईस्ट हो गया, तो ये सब हमारे वेजिटेबल्स है। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इज कॉमन विद chronic alcoholic client and client on hemodialysis and client with malabsorption syndrome such as celiac disease and hysteria। ओके, तो ये किसके साथ कॉमन है, जो कि सीलियक डिसीज होती है। ठीक है, एंड स्ट्रोइया। ओके, फिर हमारा आ जाता है इसमें माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें ये सब होता है। डायग्नोसिस क्या करते हैं, ब्लड स्मेयर एंड ब्लड बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में हम ब्लड स्मेयर एंड बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये सब करता है। ओके, एंड सीरम फोलेट लेवल अपेयर लो, नॉर्मल होता है 7 to 20 mg/ml। ओके, ट्रीटमेंट है फोलिक एसिड सप्लीमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फोलिक एसिड सप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हीमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ड्यू टू हेरिडिटरी डिसऑर्डर और hemolytic condition। एग्जांपल मलेरिया, drug induced hemolysis। okay, bone marrow fails to replace RBCs at the rate of their destruction। extrinsic hemolysis most common होता है, जो कि hemolysis due to toxin, mechanical injury etc। और intrinsic hemolysis damage to RBC itself, for example sickle cell anemia and G6PD deficiency etc। Intravascular hemolysis occurs in the circulation itself, okay, and extravascular hemolysis occur in liver and spleen। अच्छा, तो इसमें दो तीन फैक्टर्स आते हैं, इसको लिख लो। इसमें हमारा था एक्सटेंसिव hemolysis, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ओके, ड्यू टू टॉक्सिन होता है। उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रिंसिक hemolysis due to RBC damaged cells। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रावास्कुलर hemolysis, जिसमें अकर इन लीवर एंड स्प्लीन। लीवर एंड स्प्लीन में अकर होता है। इसके बाद मैनिफेस्टेशंस इंट्रावास्कुलर और लिख लो।
इंट्रावास्कुलर में क्या होता है कि अकर इन सर्कुलेशन इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। ठीक है, सिकल hemoglobin gene is inherited when sickle hemoglobin is exposed to low oxygen concentration. RBC loses its normal shape and property and becomes sickle shape. ओके, तो क्या करता है, जब जब हमारा जो लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन में, तो आरबीसी अपनी शेप चेंज करके सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ओके, कोल्ड कैन aggravate the condition. Manifestations: enlargement of fecal and skull bone, tachycardia, and cardiac murmur, pain, swelling and fever. ये हमारे clinical manifestations है। Pain, enlargement of fecal and skull bones, ठीक है, and tachycardia and cardiac murmur। तो ये सब हमारे manifestations हैं। Next we have sickle cell crisis। सिकल सेल क्राइसिस में क्या होता है, सिकल सेल crisis. Three types of crisis are there. They are vaso-occlusive crisis, aplastic crisis, and seque- sequestration crisis. Okay. तो फर्स्ट हमारा वैसो-ओक्लूसिव क्राइसिस, entrapment of RBC and WBC in microblood vessels leading to lack of perfusion to an organ विच कॉज टिश्यू हाइपोक्सिया। मीन्स क्या होता है कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जो है माइक्रो ब्लड वेसल में लैक ऑफ परफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन कॉज टिश्यू हाइपोक्सिया। ओके, एंड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस यानी सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। एप्लास्टिक क्राइसिस में फॉल इन हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एज बोन मैरो इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस आरबीसी। इसमें क्या होता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और हीमोग्लोबिन भी गिर जाता है लेवल इसका, एंड बोन मैरो नहीं बना पाता है नई आरबीसी। ओके, नेक्स्ट वी हैव sequestration crisis when other organ pulled with sickle cell in children, most commonly spleen is affected. Okay, and in adult lung and liver are affected. Acute chest syndrome में sickling of small blood vessels in the lung causes acute chest syndrome, uh, characterized by fever, cough and respiratory distress. डायग्नोसिस की बात करें तो लो हेमाटोक्रिट एंड सिकल सेल ऑन स्मेयर, हीमोग्लोबिन इरेथ्रोपोइसिस इज द डायग्नोस्टिक मेथड। ओके, मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, हाइड्रो हाइड्रोक्सीयूरिया इज इफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग सिकल HB and increasing fetal HB. Okay, hematopoietic stem cell transplantation is also treatment of choice, and RBC transfusion is also useful. Okay, next we have next disorder, polycythemia vera.
पॉलीसिथी में वगैरह क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इन इट्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड विस्कोसिटी एंड वॉल्यूम इंक्रीज, सीरम ब्लड कंजक्शन इन टिश्यू एंड ऑर्गन अकर्स। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपोक्सिया होगा, डिजीनेस होगी, उसके बाद हमारा हेडेक होगा एंड वर्टिगो, टिटेनस, विजुअल डिस्टर्बेंस। ये सब हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। ओके, नेक्स्ट वी हैव हीमोक्रोमेटोटोसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है, Hemochromatosis increase iron level in blood due to the increased absorption of iron from GI tract। जीआई ट्रैक्ट में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाता है आयरन का, और ये आयरन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। सो दिस वाई दिस कंडीशन अकर, iron gets deposited in liver, heart and pancreas and can damage the vital organs। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलता है जॉइंट पेन, और उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ बॉडी हेयर आर टुगेदर मैनिफेस्टेशंस। ओके, फटीग, फटीग के बाद हमारा लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सब हमारे इसमें मिलते हैं। अब नेक्स्ट भी चलते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस एंड मैलिग्नेंट न्यूट्रोपिनिया। अब इसमें क्या होता है, रिड्यूस नंबर ऑफ ग्रेन्युलोसाइट इन द ब्लड। ठीक है, 93% of granulocyte are made up of neutrophils, so it is called as neutropenia। Okay, neutrophils are the first cell to respond to an infection। Neutropenia can lead to fatigue, weakness, sore throat, अल्सरेशन। ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं इसके, सोर थ्रोट, अल्सरेशन, ठीक है, और फेरेंजियल। बक्कल म्यूकोसा। These are the signs and symptoms and मैनेजमेंट की बात करें तो MGT मैनेजमेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन BMT कराते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ये। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात, जो कि हमारा आता है
एप्लास्टिक एनीमिया, bone marrow is damaged and unable to produce blood cells. ठीक है, red blood cells deficiency leads to anemic manifestation and WBC deficiency leads to infection. Okay, and platelet deficiency leads to bleeding manifestation. डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में बोन मैरो एस्पिरेशन शो हाइपोप्लास्टिक और एप्लास्टिक बोन मैरो. ठीक है, डायग्नोसिस मैंने आपको बताया हाइपोप्लास्टिक एंड एप्लास्टिक बोन मैरो ये शो करता है. ठीक है, मैनेजमेंट में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन मैनेजमेंट के बारे में. सप्रेसिव थेरेपी. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थैलेसीमिया. थैलेसीमिया पढ़ते हैं. ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है ये. ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन. अब ये सिंथेसिस ऑफ one or more of the globulin chain within the hemoglobin is affected. Thalassemia is further classified as alpha and beta based upon the chain affected. In alpha thalassemia, alpha chain of the hemoglobin is affected. Alpha and beta. तो इसमें अल्फा चेन अफेक्टेड होगी एंड इसमें बीटा चेन अफेक्टेड. ठीक है, एंड नेक्स्ट वे क्या करते हैं कि थैलेसीमिया मेजर होता है कॉलोनीज एनीमिया जैसे बोलते हैं, सीवियर डेफिशिएंसी और कंप्लीट लैक ऑफ बीटा चेन हीमोग्लोबिन. हियर बोथ जीन आर एबनॉर्मल. ओके, तो इसमें कंप्लीट बीटा चेन वो हो जाती है किसमें, थैलेसीमिया मेजर. और थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है कि वन जीन इज डिफेक्टिव, इट कॉज माइल्ड और मॉडरेट एनीमिया. ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे तो पेलनेस, फेलियर टू थ्राइव, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन. frequent infection and failure to thrive. ठीक है, इसके बाद हमारा लॉस ऑफ एपिटाइट एंड जॉन्डिस. ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉज
iron overload, which can be treated with chilitation therapy, bone marrow transplantation, and splenectomy. ये इसका मैनेजमेंट है. ओके. नेक्स्ट वी हैव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. इसको बोलते हैं G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. इसमें क्या होता है, इट इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, नॉर्मली G6PD जीन इज इन आरबीसी प्रोड्यूस एन एंजाइम विच इज नेसेसरी फॉर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी. ओके. एंड तो इन G6PD deficiency, client has inherited a defective enzyme which cause hemolysis of the RBC, and it most commonly affected male, whereas majority of female are carrier. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें पेलनेस, उसके बाद एक्सट्रीम टेंडरनेस, टायर्डनेस, और डिजीनेस. फास्ट हार्ट बीट, ठीक है, एंड फास्ट ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. नेक्स्ट वी हैव पुरपुरा या परपुरा जिसे हम बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ पर्पल और रेड स्पॉट और पैचेस ऑन द स्किन. ठीक है. These spots are caused by bleeding under the skin or mucous membrane. ठीक है. Resulting from the leakage of blood from small blood vessels called capillaries. उसमें हमारा लीकेज हो जाता है ब्लड. पूरा स्पॉट्स डू नॉट ब्लेंच और फेड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू देम. कॉजेज क्या होते हैं, प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है, कोएगुलेशन डिसीज या फिर वस्कुलर डिसऑर्डर. ठीक है. तो पुरपुरा ये है. नेक्स्ट वी हैव थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पुरपुरा, परपुरा. तो भाई इसका एक अलग भी पार्ट है, थ्रोम्बो इसमें क्या होता है, लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज कंजप्शन और ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पुरपुरा. एक नॉन है. इसमें क्या होता है, प्लेटलेट लेवल डज नॉट डिक्रीज, ब्लीड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म सन एक्सपोजर और ओल्डर एज के लिए होता है, स्टेरॉइड्स और अदर ड्रग्स एक्सेट्रा कोज वीकेंड ब्लड वेसल्स, मतलब वीक हो जाएंगे, विच लीड्स टू ब्लीडिंग, जो कि ब्लीडिंग कॉज करेगी. इसमें मैनिफेस्टेशन ब्लीडिंग एंड पिटिचाई आर कॉमन. ओके. डायग्नोसिस बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव इसका ही एक पार्ट, आइडियोपैथिक, और इम्यून. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पुरपुरा, आईटीपी.
इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल रिडक्शन इन प्लेटलेट्स काउंट ड्यू टू अननोन कॉज, इसका कोई कॉज पता नहीं है अभी तक, इसलिए इसे आइडियोपैथिक बोलते हैं। इन आईटीपी प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड अर्लियर लेस देन 7 to 10 days। टू टाइप्स का होता है, एक्यूट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा एंड क्रोनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा। तो एक्यूट में क्या होता है, यंग चिल्ड्रन के लिए होता है, और क्रोनिक में एडल्ट्स आर मोस्ट कॉमन। ओके। एंड मैनिफेस्टेशन की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसमें पैचिस, ब्लीडिंग, पर्पल स्पॉट हो जाते हैं, इकाइमोसिस होता है, लार्ज स्पॉट भी होते हैं, जीआई ब्लीडिंग होती है, एंड मेनोरिया होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हमारा डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें प्लेटलेट काउंट रिडक्स हो जाता है, रिड्यूस। इसके बाद एंटीप्लेटलेट एंटीबॉडी, ठीक है। क्लोटिंग टाइम विल नॉर्मल, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में हम इसको प्रोवाइड करेंगे स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर आ गया हमारे पास, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेप्टिव डिसऑर्डर है। में क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8th एंड क्लोटिंग फैक्टर 9th। क्लोटिंग फैक्टर 8th एंड 9th, ठीक है। जिसको हम क्लोटिंग फैक्टर 8 को हम हीमोफीलिया ए और क्लासिक हीमोफीलिया बोल सकते हैं, या फिर 9 को बोलते हैं हीमोफीलिया बी या फिर क्रिसमस डिसीज। हीमोफीलिया जीन इज लोकेटेड in X chromosome. So usually female are carrier and male are affected. Okay. Father of father with hemophilia, daughter are carrier, sons are normal. Okay. And mother with hemophilia gene, तो इसमें कैरियर होगी मदर, तो सन्स 50-50 नॉर्मल अफेक्टेड, डॉटर 50-50 नॉर्मल कैरियर। ओके। हेमरेजिक इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, इसमें सबसे ज्यादा हेमरेज होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ ब्लीडिंग अकर्स इन द जॉइंट्स। ओके, ब्लीडिंग कैन बी इंटरनल। मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फैक्टर concentrates are available to transfuse, avoid IM injection, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट स्पॉट्स अमॉन्ग hemophilic patient, and fresh frozen plasma will consist of concentrated clotting factor to produce more clotting factor 8 DDAVP, यानी कि 1
D amino, 8D aggregini vasopressin can be given. क्या होता है? D D A B P given and not anticoagulant. No एंटीकोगुलेंट नहीं देंगे. अवॉइड शार्प और ट्रॉमेटिक इंजरी. ठीक. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया. हैव हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी. हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है 8 की, हीमोफीलिया बी में 9th की एंड हीमोफीलिया सी में 11th की. ओके. नेक्स्ट वी हैव थ्रोम्बोफेलेबाइटिस. Thrombophlebitis क्या है? It is the inflammation of venous wall resulting in thrombus formation. It can occur in superficial as well as deep vein. Okay. इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वीनस वॉल हो जाता है जिससे कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है वॉल में. ठीक है. ये सुपरफिशियल भी होता है या फिर डीप वेन में भी हो जाता है. ठीक है. द थ्रोम्बस विल मूव एंड कैन लीड टू अकल्जन ऑफ ब्लड वेसल. ये मूव कर सकता है. और इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ये सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोफेलेबाइटिस में वार्मथ पेन होगा. ठीक है. उसके बाद डीप डीप वेन में क्या करते हैं? पॉजिटिव होमन साइन एडिमा. फीवर, टेंडरनेस. एक्सेट्रा. ठीक है. ये सब आएंगे. मैनेजमेंट की बात करें तो सुपरफिशियल में क्या करेंगे? मे नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक थेरेपी, इट रिक्वायर ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स. एंड डीप वेन में क्या करेंगे? एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देंगे. एंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? एंटीकोएगुलेंट थेरेपी, डीओसी रहेगी. ठीक है. एंड एक्यूट वेन थ्रोम्बोफेलेबाइटिस थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हमारा थ्रोम्बोफेलेबाइटिस खत्म हो जाता है. इसके बाद बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या करता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी चार्ट होता है जिसमें ब्लड टाइप लिखे होते हैं. ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव. लिख लो. ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव. ये सब लिखे रहते हैं. तो ब्लड डोनेट किसको कर सकते हैं? ये ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. ये ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड ए बी पॉजिटिव को दे सकता है. ये बी पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ये ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इसको दे सकता है एवरीवन। एवरीवन दे सकता है ये वाला ओ पॉजिटिव, सॉरी ओ नेगेटिव, एवरीवन। एंड ये दे सकता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, एंड लास्ट वाला ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेट लिख दो, DONAT, डोनेट। तो यहाँ पे ये रिसीव करने वाले देख लो, रिसीव। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और जो हमारा ए बी है, ये एवरीवन सबसे रिसीव कर सकता है, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ओके, फिर हमारा आएगा बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, फिर आएगा हमारा ओ नेगेटिव, उसके बाद ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंपेटेबिलिटी चार्ट है, किस किस को दे सकते हैं। एंड ब्लड प्रोडक्ट्स कौन से रहते हैं हमारे पास, होल ब्लड रहता है, होल ब्लड पैक्ड आरबीसी, ठीक है। एंड प्लेटलेट कंसंट्रेट, उसके बाद हमारे पास आएगा FPP, FFP, फ्रेश फ्लोजिंग प्लाज्मा, एंड क्रायो प्रेसिपिटेट। ये सब हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में। एंड एक चीज और पढ़ लो, हाइपोकैल्सीमिया। Hypocalcemia caused by citrus content of large infusion of blood. Manifestation hypotension, हाइपोटेंशन होगी, अरिथमिया होगा, उसके बाद होगा सीजर्स, उसके बाद होगा मसल क्रैम्प, ठीक है। फिर मैनेजमेंट की बात करें तो कैल्शियम, ग्लूकोनेट, IV एंड ECG, मॉनिटरिंग, ये सब मैनेजमेंट देंगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत सारे एनेमिक डिसऑर्डर पढ़े, ब्लड से रिलेटेड हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ी, एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।